हेलो गाइस, तो आज हम आप सभी लोगों के लिए फिर से लेके आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस क्लास। हमेशा की तरह आज की इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इस क्लास का मेन उद्देश्य यह है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसका रिविजन साथ साथ में करते चलो, है ना। नहीं तो आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे पीछे बोलते जा रहे हो। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको डेली हम कराते रहेंगे, तो पीछे के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट होता रहेगा। और इसका कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाना है आपको, बस क्वेश्चन का आंसर्स को अगर किसी भी रफ कॉपी पे या फिर कमेंट बॉक्स में ही सही लिख लिया करोगे डेली के डेली, तो लिखने से चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। इससे क्या होगा कि चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हम आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कक्षा 12 की तैयारी शिखर बैच 2024 में कराया जा रहा है। अगर आपको वाकई में मेहनत करनी है 10 से 12 घंटा मेहनत के साथ में पढ़ाई करनी, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको कैसे कैसे क्लासेज होती है, देखिए इसमें डेली क्लासेज होती है, लाइव डाउट क्लास लिया जाता है। अगर क्लास में कुछ समझ में नहीं आया तो लाइव डाउट क्लास में पूछ सकते हो। साथ साथ में आपको बुकलेट दिया जाता है, इसके लिए आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हो, चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो आप यहाँ पे जुड़कर और अच्छे से चीजों को पढ़ सकते हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी को कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में पढ़ाया जा रहा है, साथ में मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर भी दिया जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे डाउनलोड करके आप रजिस्ट्रेशन करके जाके जो पेड कोर्स में जाके डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं और ज्वाइन भी हो सकते हैं। पीडीएफ और बुकलेट भी देख सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या है कि आप क्रिया की कोटि किसे कहते हैं? कोटि क्या होती है बताओ? आर्डर बताओ। अब क्रिया की कोटि यानी आर्डर क्या होता है? इंग्लिश में इसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। बताओ। देखो क्या होता है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जिसकी सांद्रता परिवर्तन के साथ साथ में अपक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या लिखोगे सभी लोग? किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, सभी लोग लिखो कमेंट बॉक्स में, लिखो कमेंट बॉक्स में सभी लोग, तभी याद होगा। और सुबह सुबह अगर मेहनत पहले शुरुआत में आप अच्छा करोगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट इवनिंग भी अच्छा ही होगा ना। तो चलो लिखो सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में, परिभाषा लिखो सभी लोग। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जिसकी सांद्रता परिवर्तन के फलस्वरूप अपक्रिया की वेग परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? अपक्रिया की कोटि कहते हैं। लिखो सभी लोग, लिखो चलो। किसी, मैं लिखता हूं परिभाषा। किसी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के उन अणुओं की जिसकी सांद्रता परिवर्तन के फलस्वरूप सांद्रता परिवर्तन के फलस्वरूप रासायनिक अपक्रिया का रासायनिक, लिखना सभी लोग, रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक अपक्रिया के वेग में परिवर्तन हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि का कोटि क्रिया की कोटि कहलाता है। अपक्रिया की क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। अपक्रिया की क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। जैसे मान लो आपके रासायनिक अपक्रिया कोई है, ए से ए प्लस बी इज इक्वल टू उत्पाद है, ये रासायनिक अपक्रिया है। तो इसकी कोटि लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ पर स्मॉल ए रख दो, यहाँ पर बी। इसकी कोटि क्या होगा? अगर इस रासायनिक अपक्रिया का वेग नियम
मैंने आपको बताया था वेग नियम। वेग नियम क्या है बताओ? आर इज इक्वल टू, वेग नियम आर इज इक्वल टू के ए के पावर एक्स बी के पावर वाई। तब अब क्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? अब क्रिया की कोटि क्या हो जाएगी बताओ? एक्स प्लस वाई हो जाए। यह अब क्रिया की कोटि क्या हो जाता है? एक्स प्लस वाई, है ना। तो यहां से एक नया परिभाषा निकल के आता है, किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग नियम के घातांकों के योग को रासायनिक अपक्रिया की कोटि कहते हैं। ये भी आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं। तो एक परिभाषा मैंने आपको बता दिया, किसी रासायनिक अपक्रिया के अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता परिवर्तन के फलस्वरूप रासायनिक अपक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है उसे रासायनिक अपक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है। और इसकी दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हो, किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग नियम में अभिक्रिया के घातांकों, वेग नियम के घातांकों के योग को उस रासायनिक अपक्रिया की कोटि कहते हैं। जो भी परिभाषा आपको आसान लगे वो लिख सकते हो। बात समझ में आई सभी को, है ना। अब कोटि जो होता है मैंने आपको बताया था, ये दशमलव में भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में यह भी बन जाता है ना। अपक्रिया की आणविकता, ना, मालिक्यूलिटी, अपक्रिया की आणविकता, अपक्रिया की आणविकता, यह भी क्वेश्चन बन जाता है। क्या होता है अपक्रिया की आणविकता बताओ? अपक्रिया की आणविकता क्या होती है बोलो? रासायनिक अपक्रिया की आणविकता क्या होती है बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने का मतलब पार्टिसिपेट करना, भाग नहीं लेना, है ना। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को, है ना, क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। आप लिख देना, जैसे आपके सामने एक रिएक्शन है ना, H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। इस रासायनिक अपक्रिया में कितने अणु भाग लिए? एक तो H2 है, दूसरा Cl2 है, तो यहाँ पे 2 अणु भाग लिए हैं। तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। देखो N2 प्लस 3H2 इसका 2NH3 अमोनिया बना है। यहाँ पे देखो कितने अणु भाग लिए हैं? एक तो देखो N2 लिया है, दूसरा 3H2 लिया है, मतलब एक तो N2 है, 3H3H2, कुल मिला के 4 अणु भाग लिए हैं। इसकी आणविकता क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? लिखो परिभाषा इसका। लिखना सभी लोग, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अपक्रिया में, कोई भी रासायनिक अपक्रिया में रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या, भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया का आणविकता कहलाता है। आणविकता कहलाता है। यानी कोई भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की, अभिकारक के अणुओं की संख्या को क्या कहेंगे? रासायनिक अपक्रिया की आणविकता कहेंगे। यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को उस रासायनिक अपक्रिया क्या कहेंगे? आणविकता कहेंगे। बात समझ में आई क्या सभी को? किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के न्यूनतम अणुओं की संख्या को उस रासायनिक अपक्रिया की आणविकता कहलाती है।
बोलो मेरे साथ सभी लोग, बोलोगे तो याद रहोगा। देखो देखो, इसमें 2 लोग भाग ले रहे हैं तो इसकी आणविकता 2 है, इसमें 4 लोग भाग ले रहे हैं तो इसकी आणविकता 4 है। यानी किसी भी रस, देखो N2 नीचे H2 लिखा है, इसको मत समझ लेना कि ये 2 H है, ये 2 हाइड्रोजन के एक अणु। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो एक बार मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे ताकि सुनाई दे सभी को कि सुबह सुबह में पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कर चुके हैं, कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की न्यूनतम अणुओं की संख्या को रासायनिक अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट का नियम बताओ। देखो, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, किसी विलायक में जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो क्या होता है, विलयन के वाष्प दाब में जो अपेक्षित अवनमन होता है उसके मोल विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी किसी विलयन में, किसी विलायक में जब अवाष्पशील, कोई भी विलायक है उसमें जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तो क्या होता है? बताओ मेरे साथ, बोलो सभी लोग, बोलो सभी लोग मेरे साथ बोलो। जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो क्या होता है? बोलो मेरे साथ। तो वाष्प दाब में जो अपेक्षित अवनमन होता है वह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वह किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। चलो लिखते हैं परिभाषा इसका। जैसे आपका कोई ये विलयन है, ये कोई विलायक है, ये क्या है? कोई विलायक है, भरा हुआ है विलायक है। ये कोई क्या है भाई? विलायक है। इस विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, वाष्पशील विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ जब मिलाया जाता है तो इस मिलाया जाता है तो इस विलयन के वाष्प दाब में जो अपेक्षित अवनमन होता है, राउल्ट ने बताया था, इस अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। और लिखते हैं परिभाषा, लिखते हैं। देखो, राउल्ट के अनुसार राउल्ट के अनुसार क्या होता है, किसी किसी विलयन, किसी विलायक में जब अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने वाष्प दाब में जो अपेक्षित अवनमन होता है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी इसको कैसे लिखेंगे? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन मतलब P नॉट माइनस PS अपान P नॉट, ये वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन हो गया। ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा, मतलब X विलेय हो जाएगा। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसे लिखेंगे। बात समझ में आई क्या? किसी विलायक में जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में जो अपेक्षित अवनमन होता है वह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वह किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आई क्या बात समझ में? बताओ, बात समझ में आई क्या सभी को? 3 प्रश्न है, 10-12-15 मिनट लगा होगा, 3 प्रश्न पढ़ लिए होगे, रिवाइज हो गया होगा। अगर ये 10-15 मिनट आप मेरे साथ नहीं देते तो बताओ कैसे याद होता, कैसे रिवाइज होता? कुछ तो 10-15 मिनट में आपको फायदा हुआ होगा,
अगर हुआ है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। साथ में मैं एक होमवर्क भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, समपराशरी विलयन तथा प्रतिलोम पराशर से आप क्या समझते हैं, इसको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना। मैं सभी का कमेंट देखता हूं, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती। खूब मेहनत करो सभी लोग, जितना हो सके उतना मेहनत करो, दिन भर एक टाइम टेबल बना के मेहनत करो, गर्मी कितना भी पड़े अपने काम से पीछे मत हटना, यही मेरी आप सभी लोगों से निवेदन रहेगी। और जो बच्चे नए हैं अभी तक बैच को नहीं ज्वाइन किए बाबू, मौका है कि आप सभी लोग अच्छे से अच्छे पढ़ सकते हो, तो आप अभी से इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हो। तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।